नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित प्रताप और आप सबका स्वागत है अंकित अनलीश चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है लद्दाख का पूरा मामला, सोनम वांगचुक की 35 दिन की भूख हड़ताल से लेकर जेन-जेड के प्रोटेस्ट तक। मैं आपको पूरा सच बताऊंगा बिना किसी फिल्टर के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह लद्दाख मामला है क्या। दोस्तों, लद्दाख सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीजन है जो चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच में सैंडविच्ड है। 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लेकिन यहाँ की लोकल पॉपुलेशन बुद्धिस्ट और मुस्लिम कम्युनिटीज का मिक्स है जो सदियों से अपना यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी बना है, यहाँ के लोकल लोगों का कंट्रोल अपनी लैंड और रिसोर्सेज पर कम हो गया है। उनको लगता है कि डेवलपमेंट के नाम पर उनकी आइडेंटिटी और एनवायरनमेंट थ्रेटन हो रहा है। और इसी बैकग्राउंड में आता है सोनम वांगचुक का रोल। अब सोनम वांगचुक कौन है? दोस्तों, ये सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं है, ये एक एजुकेटर, इनोवेटर और एनवायरमेंटलिस्ट है। उन्होंने सेक्मॉल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख बनाया था। यह ऑर्गेनाइजेशन लद्दाखी युवाओं को मॉडर्न एजुकेशन देने के साथ साथ अपने कल्चरल रूट्स से जुड़े रखने का काम करती है। पिछले 3 सालों में सोनम ने 5 बार हंगर स्ट्राइक किया है। हर बार उनकी डिमांड्स वही रही है, लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल और स्टेटहुड। लेकिन इस बार 10 सितंबर 2025 को जो हंगर स्ट्राइक शुरू हुई वो अलग थी, क्योंकि इसमें जेन जेड का पूरा सपोर्ट था। जेन जेड का मतलब है 1997 से 2012 के बीच बॉर्न हुई जेनरेशन। ये पहली ट्रू डिजिटल नेटिव जेनरेशन है। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज बुलंद करना जानते हैं और इस बार लद्दाख के युवाओं ने भी यही किया। अब बताता हूं कि 10 सितंबर 2025 को क्या हुआ था। सोनम वांगचुक ने अपनी हंगर स्ट्राइक शुरू की। उनके साथ 14 और लोग भी जुड़े। उनकी 4 मुख्य डिमांड्स थी: लद्दाख के लिए फुल स्टेटहुड, 6th शेड्यूल का एक्सटेंशन, लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीट्स और पब्लिक सर्विस कमीशन तथा जॉब रिजर्वेशन। 6th शेड्यूल के बारे में बताता हूं। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्शन देता है। नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स में यह लागू है। इससे लोकल पीपल अपनी लैंड, फॉरेस्ट और कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कहना था कि वे पहले से ही हाई पावर्ड कमेटी के थ्रू लद्दाखी लीडर्स से टॉक कर रहे हैं। इस कमेटी ने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए थे। शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन 45% से बढ़ाकर 85% कर दिया। वुमेन रिजर्वेशन 1/3 काउंसिल सीट्स में दिया। भोती और पुर्गी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाया और 1800 जॉब्स की रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू की। लेकिन सोनम और युवाओं को यह नाकाफी लगा। उनका कहना था कि असली पावर तब तक नहीं मिलेगी जब तक फुल स्टेटहुड और 6th शेड्यूल नहीं मिलता। अब सितंबर के मिड में एक और कॉम्प्लिकेशन ऐड हुई। चाइना बॉर्डर पर टेंशंस, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर छोटी मोटी स्किर्मिशेस होती रहती हैं। पिछले 5 साल में हजारों ट्रूप्स दोनों साइड डिप्लॉय किए गए हैं। फारूक अब्दुल्ला जैसे सीनियर पॉलिटिशियंस ने वार्निंग दी कि अगर लद्दाख में वॉइड रह जाएगा तो चाइना इसका फायदा उठा सकता है। उनका पॉइंट था कि लोकल पीपल को खुश रखना नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। और फिर 24 सितंबर को सब कुछ बदल गया। इस दिन को द डेडलीस्ट डे कहा जा रहा है। क्या हुआ था इस दिन? यूथ विंग ऑफ ले एपेक्स बॉडी ने शटडाउन कॉल किया था क्योंकि हंगर स्ट्राइकर्स में से 2 लोगों की हेल्थ डिटीरियोरेट हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। प्रोटेस्ट शुरू में पीसफुल था, लेकिन फिर वायलेंट हो गया। प्रोटेस्टर्स ने बीजेपी ऑफिस को फायर कर दिया, गवर्नमेंट व्हीकल्स बर्न कर दी, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर अटैक किया और 30+ सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड हुए। पुलिस ने टीयर गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 से 5 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए। हालांकि ऑफिशियल कैजुअल्टी फिगर्स अभी भी कंफर्म नहीं है। जब वायलेंस हुई, सोनम वांगचुक ने इमीडिएटली एक वीडियो मैसेज रिलीज किया। वो कह रहे थे, मेरा पीसफुल पाथ का मैसेज आज फेल हो गया। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि प्लीज ये नॉनसेंस स्टॉप करें। ये हमारी कॉज को ही नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने तुरंत अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म कर दी और कहा कि अगर युवाओं की जान जा रही है तो हंगर स्ट्राइक का मकसद ही डिफीट हो जाता है।
लेकिन 24 सितंबर की शाम को गवर्नमेंट ने अपना वर्जन रिलीज किया। होम मिनिस्ट्री ने सोनम वांगचुक को डायरेक्टली ब्लेम किया। उनका क्लेम था कि सोनम की प्रोवोकेटिव स्पीचेस ने मॉब को इंसाइट किया। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि सोनम ने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेन ज़ेड प्रोटेस्ट्स का रेफरेंस दिया था, जो गलत मैसेजिंग थी। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि गवर्नमेंट ये इंप्लाई कर रही थी कि सोनम युवाओं को इंटरनेशनल प्रोटेस्ट मॉडल से इंस्पायर कर रहे थे। और फिर 25 सितंबर को गवर्नमेंट ने और भी एग्रेसिव स्टेप लिया। सीबीआई ने सोनम वांगचुक के SECMOL एनजीओ के अगेंस्ट इंक्वायरी शुरू की। आरोप था कि फॉरेन फंडिंग के FCRA रूल्स वॉयलेट किए गए हैं। होम मिनिस्ट्री ने SECMOL का FCRA सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। यह एक सीरियस स्टेप था क्योंकि बिना FCRA के NGOs को फॉरेन फंडिंग नहीं मिल सकती। यह क्लियरली इंडिकेट करता था कि गवर्नमेंट सोनम को एक थ्रेट के तौर पर देख रही थी। अब बात करते हैं कि इस पूरे मूवमेंट में जेन ज़ेड का क्या रोल था। लद्दाख के युवाओं ने सोशल मीडिया का पावरफुल इस्तेमाल किया। #सेव लद्दाख हैशटैग ट्रेंड करवाया, #स्टेट फॉर लद्दाख कैंपेन चलाया, इंस्टाग्राम स्टोरीज और टिकटॉक पर अवेयरनेस कंटेंट बनाया, ऑनलाइन पिटिशन सर्कुलेट की। ये मूवमेंट इसलिए यूनिक था कि इसमें ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टियों का रोल मिनिमल था। ये प्योर ग्रासरूट यूथ लेड मूवमेंट था। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस इशू को नोटिस किया। अल जजीरा, BBC जैसे मीडिया हाउसेज ने इसे जेन ज़ेड प्रोटेस्ट वेव के तौर पर कवर किया। ये इंडिया के लिए डिप्लोमेटिकली चैलेंजिंग था क्योंकि चाइना बॉर्डर के नज़दीक अनरेस्ट का इंटरनेशनल एक्सपोजर सेंसिटिव है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी ऑपोजिशन पार्टियों ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। फारूक अब्दुल्ला ने क्लियरली कहा कि सोनम वांगचुक गांधीवादी तरीकों में यकीन रखते हैं और वो वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के IT सेल हेड अमित मालविया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस फॉरेन बैक्ड सिनिस्टर अनरेस्ट प्लॉट के बिहाइंड है। यह टिपिकल पॉलिटिकल ब्लेम गेम था। लद्दाख की इकोनॉमी मुख्यतः टूरिज्म, एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट जॉब्स पर डिपेंडेंट है। अनरेस्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ा। सितंबर-अक्टूबर पीक टूरिस्ट सीजन है और कर्फ्यू की वजह से बुकिंग्स कैंसिल हुई। युवाओं की मुख्य डिमांड जॉब रिजर्वेशन की थी। लद्दाख में युवा अनएम्प्लॉयमेंट एक रियल प्रॉब्लम है, खासकर एजुकेटेड युवाओं के लिए। वे चाहते हैं कि लोकल जॉब्स में उन्हें प्रायोरिटी मिले, बाहरी लोगों की बजाय। लद्दाख एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खासकर मिलिट्री पर्पसेस के लिए, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। 6th शेड्यूल की डिमांड का एक बड़ा कारण यह भी है कि इससे एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन मिलेगा। तीसरा, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स हार्ड क्रैकडाउन से ज्यादा डायलॉग इफेक्टिव होता है। और चौथा, रीजनल एस्पिरेशंस। फेडरलिज्म में रीजनल वॉइसेस को स्पेस देना जरूरी है। दोस्तों, लद्दाख का ये केस सिर्फ एक लोकल इशू नहीं है। ये भारत की फेडरलिज्म, जेन ज़ेड की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और बॉर्डर एरियाज की चैलेंजेस के बारे में है। सोनम वांगचुक जैसे लोग और लद्दाख के युवा एक लेजिटिमेट कंसर्न उठा रहे हैं। उनकी मांगे अनरीजनेबल नहीं है। 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट का कंसर्न भी समझा जा सकता है। बॉर्डर एरियाज में स्टेबिलिटी मेंटेन करना जरूरी है। चाइना फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। अगर गवर्नमेंट जेन्युइन डायलॉग करती है और युवाओं की कंसर्न्स एड्रेस करती है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। क्या लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए? क्या 6th शेड्यूल का एक्सटेंशन रीजनेबल है? आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या हो सकता है? अगर यह एनालिसिस आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं अंकित प्रताप मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अंकित अनलीश्ड पर, जहां हम फैक्ट्स के साथ बिना बायस के हर इशू की डेप्थ में जाते हैं। स्टे क्यूरियस, स्टे अनलीश्ड।